वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। और हम लोग अपने इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एक मॉड्यूल कर रहे हैं जिसका नाम है वेब पेन टेस्टिंग। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको वेब पेन टेस्टिंग के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी। और वो क्या था, क्योंकि भाई हम जो है उसमें पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो जब हम उस वल्नरेबिलिटी को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार ये एसक्यूएल है क्या चीज़। ठीक है। क्योंकि भाई अब इस वल्नरेबिलिटी को पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए ना, एसक्यूएल है क्या असल में। ठीक है। तो देखो, पिछली बार मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि यार जैसे आपकी ना कोई वेबसाइट होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, कोई वेबसाइट है। तो मैंने आपको बताया था यार, जो वेबसाइट होगी हमारी, ठीक है, वो वेबसाइट आपकी दो सेक्शंस में डिवाइड होती है, चाहे वेबसाइट हो या वेब एप्लीकेशन हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो काम होते हैं। दो सेक्शन क्या बताए थे मैंने कि आपकी वेबसाइट में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नाम है फ्रंट एंड, और एक और दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसका नाम है बैक एंड। ठीक है। आपकी वेबसाइट इन दो सेक्शंस में ही डिवाइडेड होती है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यार ये जो फ्रंट एंड है ना, ये कैसे बनता है। तो उसके बारे में हमने देखा था यार, ये फ्रंट एंड को बनाने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का, जैसे HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, CSS लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ जब बात आती है हमारे बैक एंड की, तो यहाँ बैकएंड के अंदर ना हमारे पास दो काम होते हैं। एक तो प्रोसेस का काम होता है, और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। ठीक है जी। अब क्योंकि देखो फ्रंट एंड तो एंड यूजर के सामने दिखाई दे रहा है। अब मान लो एंड यूजर ने कोई फॉर्म भरा, उसके सामने क्या दिखाई दे रहा है, कोई फॉर्म दिखा है। अब वो उस फॉर्म को फिल कर रहा है। अब वो फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट बटन दबा देगा ना। तो भाई जो जो उसने फॉर्म पे डेटा फिल किया हुआ वो बेसिकली कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके वेब सर्वर के पास। अच्छा, वेब सर्वर के पास ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है भाई, ये जो प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के लिए क्या बने होंगे, वेब सर्वर के पास बड़े सारे प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम्स जो है, जैसे मान लो अगर बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं जिनके द्वारा इस प्रोग्राम्स को हम बना के रखते हैं, यानी कि वेब सर्वर के पास अलग अलग काम के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मान लो आपने, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, आपने एक जगह पे अपना अकाउंट क्रिएट करना था, तो आपने वहां पे ऑप्शन चूज किया न्यू यूजर, तो उसने एक न्यू यूजर का फॉर्म आपको दिखा दिया। ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड आपके सामने आया, एक न्यू यूजर के फॉर्म का फ्रंट एंड तुम्हारे सामने आया। तुमने उस फॉर्म में अपना डेटा फिल किया। अच्छा, अपना कंटेंट फिल करने के बाद क्या किया भाई, आपने अपने कंटेंट फिल कर लिया, उसके बाद आपने सबमिट बटन दबाया। तो जितना भी आपने फॉर्म में कंटेंट फिल किया था वो सारा कंटेंट कहाँ गया, वो सारा कंटेंट जाएगा कहाँ पे, आपके वेब सर्वर के पास। ठीक है, वो सारा कंटेंट कहां पे जाएगा, आपके वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर के अंदर, अब आपका जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड बड़े सारे डिफरेंट 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 प्रोग्राम्स बने होंगे। अच्छा, मान लो उसमें एक प्रोग्राम होगा, न्यू यूजर क्रिएशन का प्रोग्राम होगा। तो अब जैसे ही सपोज वो डेटा सारा आपके वेब सर्वर के पास पहुंचा, मैंने आपको बोला था वेब सर्वर के पास क्या होगा, जैसे सपोज ये मान लो तुम्हारा वेब सर्वर है। अब मैंने आपको बोला था जैसे वेब सर्वर तो क्या होती है, एक मशीन होती है ना, लेकिन उस मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा जो सारे काम हैंडल करेगा। मान लो फॉर एग्जांपल इस वेब सर्वर मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अपाचे टॉमकैट। ठीक है, ये एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो एक तरह से वेब सर्वर का काम करता है, मतलब सर्वर ऑपरेशंस करता है। अब मान लो ये इंटरनेट से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके वेब सर्वर के पास जब पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली वहां पे बैठा अपाचे टॉमकैट नाम का जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर है ये काम हैंडल करेगा। अच्छा, अब इस सॉफ्टवेयर के पास क्या होगा, ध्यान से सुनते जाना बस अच्छी तरह से। अब ये क्या करेगा भाई, इसके पास ना आपके जो वेबसाइट है, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से रिलेटेड इसके पास बड़े सारे प्रोग्राम्स बने होंगे। जैसे मान लो ये प्रोग्राम 1 है,
ये प्रोग्राम 2 है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे प्रोग्राम्स बने होंगे, मान लो मैंने यहाँ तक बोल दिया प्रोग्राम n है, ठीक है, बड़े सारे प्रोग्राम्स इसके पास पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये जो वेब सर्वर है ना, ये देखेगा, यानी ये अपाचे टॉमकैट जो देखेगा, यार ये रिक्वेस्ट किस चीज की आई है। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट क्या था, न्यू यूजर की रिक्वेस्ट थी, न्यू यूजर का डेटा दिया गया था, ठीक है। तो अपाचे टॉमकैट जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर उसने उसके पास वो रिक्वेस्ट गई और उसे पता लगा कि यार ये वाली वेबसाइट है, इस वाली वेबसाइट में कोई बंदा न्यू यूजर अकाउंट बनाना चाहता था और उसने न्यू यूजर का डेटा दिया है। अच्छा, अभी अपाचे टॉमकैट सॉफ्टवेयर देखेगा कि यार ये जो इतने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बने हुए हैं, इसमें से न्यू यूजर वाला प्रोग्राम कौन सा है। अच्छा, मान लो P1 नाम का जो प्रोग्राम है ये नए यूजर को बनाने का है, तो भाई इसने क्या करा, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन किया। अच्छा, इस प्रोग्राम को जब रन किया तो इसने जो भी डेटा वहां से यूजर ने भेजा था उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में रेडी किया, ठीक है। भाई इस प्रोग्राम ने जो भी यूजर ने वहां से, जब हमने इस प्रोग्राम को क्या किया, रन किया, तो इसने क्या करा, यूजर ने जो भी डेटा भेजा था उसने उस पूरे डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किया। अच्छा, अब उसके अलावा यहां पे क्या होगा, जैसे कंपनियों के अंदर क्या होता है, एक अलग से एक और सिस्टम भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस सर्वर, ठीक है, डेटाबेस सर्वर। तो भाई इसमें क्या होगा, इस वेबसाइट का एक डेटाबेस होगा, मतलब इस वेबसाइट का डेटा स्टोर करने के लिए कुछ होगा। तो ये सारा डेटा फॉर्मेट करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे इस सारे डेटा को स्टोर कर दिया जाएगा आपके इस डेटाबेस में, ठीक है। कहां पे स्टोर कर दिया जाएगा, आपके इस डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अलग अलग प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं, तो भाई इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज, कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, अब डिपेंड करता है। जैसे मान लो, हो सकता है इन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इस वेबसाइट वालों ने पाइथन लैंग्वेज को यूज करके प्रोग्राम बनाए हो सकता है इसके लिए इन्होंने PHP का इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स बनाए हो सकता है इसके लिए उन्होंने जावा लैंग्वेज यूज करके प्रोग्राम्स बनाए ठीक है। हो सकता है इसके लिए उन्होंने रूबी रेल्स करके जो है अपना उसके द्वारा प्रोग्राम्स बनाए। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिनको यूज करके यहाँ पे प्रोसेसिंग का, क्योंकि ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं यार, प्रोसेस कर रहे हैं ना भाई, इन हर प्रोग्राम का अपना अपना एक टास्क है, वो प्रोसेस करेंगे। अच्छा, अब जब ये प्रोसेस करेंगे तो अगर कल को डेटा स्टोरेज होगा तो डेटा स्टोर कहां पे होगा भाई साहब, किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर। तो स्टोरेज के लिए यहां पे कोई ना कोई RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा स्टोरेज का काम होगा। अब जैसे मार्केट के अंदर यार अलग अलग तरह के RDBMS सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैंने बोला था कि एक सॉफ्टवेयर आता है MySQL करके। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर और ले लो, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे पोस्ट ग्री SQL, ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं ओरेकल। तो मैंने ऐसे ही आपको बताया था कि बहुत सारे RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, तो उन सब सॉफ्टवेयर में से जो भी सॉफ्टवेयर आपको समझ में आए, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आप वहां पे डला होता। तो ये पूरा प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। तो वेबसाइट दो भागों में डिवाइड है, फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए इन सब चीजों का, इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। बैक एंड में दो सेक्शन होते हैं, एक प्रोसेसिंग का और एक स्टोरेज का। प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेस, अलग अलग तरह के प्रोसेस करने के लिए बैक एंड में हमने प्रोग्राम्स बना रखे होते हैं, यानी कि जो वेबसाइट बनाने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कर रखे होते हैं, प्रोग्राम्स बना रखे होते हैं। अब वो प्रोग्राम बनाने के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज करी हो उन्होंने, या PHP यूज करी, जावा यूज करी, जो भी लैंग्वेज यूज करी होगी। अच्छा, प्लस इसी बैकएंड वाली जगह पे क्या होता है, डेटा का स्टोरेज का भी कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा ना उनको। तो ऑब्वियस बात है, अब एक कंपनी है तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे नहीं कि एक जो वेब सर्वर है उसी में सारी वेबसाइट्स बना दी, नहीं। अब ध्यान से सुनो, जैसे वेब सर्वर जो है आपका ना, जैसे एक वेब सर्वर हो गया और एक डेटाबेस सर्वर, वो अलग से बना के रखते हैं, जो उसमें RDBMS सॉफ्टवेयर जो भी होगा ना, जैसे मान लो वो कंपनी ओरेकल नाम का RDBMS सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, तो वो क्या करेगा, जो डेटाबेस सर्वर है उसके अंदर ओरेकल नाम का RDBMS सॉफ्टवेयर डाल देगा, और प्रोसेसिंग का सारा काम मान लो ये वेब सर्वर में, ये मान लो जो वेब सर्वर है उसमें हो रहा है, और जो स्टोरेज का काम हो गया वो जाके आपका डेटाबेस सर्वर में हो रहा है। अच्छा, इतनी चीज मैंने जो बताई ये सबको क्लियर है आई थिंक।
ठीक है। अच्छा चलिए, अगर ये इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया है तो एक मिनट, यहाँ पे मैं साथ में व्हाट्सएप भी खोल देता हूँ अपना, ताकि मैं आपको साथ साथ में स्क्रीनशॉट्स भी भेजता रहूँ। 2 मिनट रुकेंगे जरा, व्हाट्सएप इसमें ऑन होने दो बस जरा सा। चलो ये जब तक फिल हो रहा है इसको देखते हैं एक मिनट। कॉपी, ठीक है, कॉपी हो गया। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो बात समझी सारी की सारी, तो जो हम यहाँ पे अब मेन चीज क्या देखना चाह रहे हैं कि भैया अब हाउ जो आपकी वेब एप्लीकेशन है, ये जो भी आपका वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो भी है, उसमें देखो वर्क कैसे होता है, हाउ अ वेब एप्लीकेशन वर्क। अब इस चीज को प्रॉपर वे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम किस तरह से परफॉर्म होता है जी। देखो, अब सबसे पहले जैसे ये ना एक यूजर का सिस्टम है, ठीक है, दिस इज द यूजर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब सपोज जैसे मैंने अभी बोला कि भाई यूजर ने क्या करा, एक वेबसाइट खोली तो वहां पे उसके सामने एक यूजर नेम और पासवर्ड लिखने के लिए ऑप्शन आ गया, और उसने एक नीचे सबमिट बटन था, ठीक है, यहाँ पे सबमिट का बटन था, ठीक है। अब जो यूजर है उसने बेसिकली क्या करा, ये सब डेटा लिखा और सबमिट बटन दबाया। तो जब वो सबमिट बटन दबाता है तो उसकी ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है भाई साहब, इंटरनेट पे जाती है, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा सर। तो जैसे मैंने बोला ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाएगी। अच्छा, अब इंटरनेट से ये रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे, अब देखो जब ये रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाती है तो कैसे जाती है, मतलब जैसे मान लो http:// अब मान लो मैं कहता हूँ यार ये lux.com करके है, और यहाँ पे स्लैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे जैसे आपका जो भी डेटा होगा ना, id इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन मार्क करके, जैसे id इज इक्वल टू जैसे मान लो 165 एंड p इज इक्वल टू 123, कुछ ऐसे मान लो ये डेटा ऐसे करके जाता है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी तो वो ये आपका डेटा इस तरह से करके इंटरनेट पे जाता है। अच्छा, अब ये डेटा जाएगा सीधा सीधा कहाँ पे, जैसे ऑब्वियस बात है ये देखेगा lux.com नाम की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट किसी न किसी वेब सर्वर पे होगी, और उस वेब सर्वर का जो आईपी एड्रेस होगा, जैसे मान लो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है 200.10.10.15, मान लो ये वेब सर्वर का आईपी एड्रेस है, तो इंटरनेट के द्वारा ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ये वाली जो पूरी रिक्वेस्ट है ये इस आईपी एड्रेस वाले कंप्यूटर के पास जाएगी। अच्छा, हो सकता है जिसके पास भी ये, जिस वेब सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाए उसके पास कोई फायरवॉल भी लगाओ, ठीक है। ये सपोज मान लो मैंने क्या बोला, फायरवॉल भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो फायरवॉल से पास ऑन करके ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके वेब सर्वर के पास, ठीक है। अच्छा, अब इस वेब सर्वर के पास ना क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा, जैसे मैंने बोला कि मान लो इसके पास एक अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब वो क्या होता है यहाँ पे, अब जो ये अपाचे नाम का सॉफ्टवेयर है इसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, अब ये देखेगा इसको कि भाई इसके पास, इस वेब सर्वर के पास कुछ स्टैटिक पेज बने हुए हैं। स्टैटिक पेज मतलब कुछ उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी, सिंपल स्टैटिक पेज ऑलरेडी, मतलब वेब पेज बने बनाए यहाँ पे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना उसके अंदर, मतलब कोई उसमें प्रोसेस का काम कुछ नहीं है ना, बस एक जो वेब डेवलपर्स हैं उन्होंने ये कोड लिख के इसका वेब पेज बना के दे दिया, बस इसमें कुछ XYZ कुछ प्रोसेसिंग नहीं होनी, जैसे ही खोलेंगे ये सीधा सीधा
अगर मान लो इन पेजेस की डिमांड अगर आती है यूजर की तरफ से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस वेब सर्वर के अंदर जो एक अपाचे, ये वेब सर्वर मशीन है हमारी, ठीक है, इस वेब सर्वर मशीन के अंदर अपाचे नाम का क्या डला हुआ है भाई लोगों, सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले सॉफ्टवेयर देखेगा कि यार जो मेरे पास ये फायरवॉल के बाद वो रिक्वेस्ट जो है, जैसे यहां से रिक्वेस्ट गई, वो रिक्वेस्ट फायरवॉल से पास होते हुए सीधा अपाचे सॉफ्टवेयर के पास गई। अब अपाचे सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि भाई ये जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है ये किसकी है। भाई क्या मेरे पास जो बने बनाए स्टैटिक पेजेस हैं, स्टैटिक पेजेस मतलब जहां पे कुछ नहीं करना, पेज ऑलरेडी रेडीमेड बने हुए बने। तो पहले वो देखेगा यार ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है, क्या ये जो मेरे पास स्टैटिक वेब पेजेस हैं इनमें से किसी एक चीज की रिक्वेस्ट है क्या। अगर उसे लगेगा हाँ यार ये जो मेरा स्टैटिक पेजेस मेरे पास ऑलरेडी बने बनाए पड़े हुए हैं, इस चीज की रिक्वेस्ट है मेरे पास, तो वो क्या करेगा, वो पेज एज इट इज यूजर को यहीं से, ये अपाचे सॉफ्टवेयर यहीं से वापस यूजर को रिटर्न में भेज देगा, अगर रिक्वेस्ट किस चीज की होगी, स्टैटिक वेब पेजेस की। अच्छा, अब जैसे हमने यहां देखा कि यूजर ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, और वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है यानी कि वो अपना लॉगिन करना चाहता है अकाउंट में। तो जब अपाचे सॉफ्टवेयर ने देखा कि भाई यहाँ तो सामने वाले ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे रखा है, तो यार इसमें तो मुझे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भाई यूजर नेम पासवर्ड दे रखा है, पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब जो सामने वाले ने यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो सही सही दिया भी है कि नहीं। ऐसे नहीं कि हमें कोई फेक सा यूजर नेम पासवर्ड दे दिया। तो पहला काम क्या है, यूजर नेम पासवर्ड की चेकिंग करनी है, और उसको चेक करने के बाद, चेकिंग जब कर लोगे, चेक करने के बाद उसे क्या करना है, चेक कर लिया, और चेक करने के बाद फिर उस यूजर का होम पेज क्रिएट करके देना है। ठीक है, जब हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपना जैसे सपोज मान लो किसी भी जगह पे हम लॉगिन करते हैं, अपना यूजर नेम पासवर्ड देके सबमिट करते हैं, तो हमारी कुछ प्रोसेसिंग होती है जहां पे चेक होता है कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है। और अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही होता है तो हमारे सामने एक वेब पेज आ जाता है, ठीक है, यानी कि हमारा होम पेज आ जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला कि भाई अगर उसे लगेगा कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो किसी स्टैटिक पेज की है, यानी कि भाई वो उन पेजेस की जो उसके पास रेडीमेड अवेलेबल है, तो अगर इनमें से किसी पेज की रिक्वेस्ट होगी तो वो खट से वो पेज आपको रिटर्न में भेज देगा। बट अगर सपोज उसको लगेगा नहीं भाई स्टैटिक नहीं, यहां तो कुछ डायनेमिक पेज की डिमांड है, तो वो समझ जाएगा यार ये डायनेमिक पेज बना के देना, यानी कि उसी समय उसको पेज डिजाइन करके देना होगा। तो अब वो क्या करेगा, ऐसे केस में ये रिक्वेस्ट किसको दे देगा। अब देखो यहां पे एक और सिस्टम होगा, और ये सिस्टम कौन सा होगा, ये सिस्टम होगा, इसको हम कह सकते हैं वेब एप्लीकेशन सर्वर। अब इस सर्वर के अंदर क्या होंगे भैया, इस सर्वर के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, अलग 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 क्या होंगे, इसके अंदर प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने होंगे। अच्छा, अब अपाचे सर्वर ने देखा कि भाई यहां तो बंदे ने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देके वो लॉगिन करना चाह रहा है, तो भाई यहां तो पहले चेक करना, तो ऑब्वियस बात है उसने क्या करा, ये रिक्वेस्ट इस वेब एप्लीकेशन सर्वर को दे दी कि भाई एक सपोज मान लो इसमें से बड़े सारे प्रोग्राम है, मान लो ये प्रोग्राम जो है लॉगिन का प्रोग्राम है, ठीक है, ये वाला जो प्रोग्राम है किस चीज का प्रोग्राम है, मान लो लॉगिन का प्रोग्राम है। तो वेब एप्लीकेशन सर्वर के पास जब ये रिक्वेस्ट आएगी तो वेब एप्लीकेशन सर्वर ने क्या करना है कि भाई ये जो लॉगिन का प्रोग्राम है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है कौन सा, लॉगिन का, ठीक है, लॉगिन का प्रोग्राम है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को वो रन कर देगा। अच्छा, ये मैंने जैसे बताया था ये प्रोग्राम आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बने हो सकते हैं, जैसे पाइथन भी हो सकती है, पीएचपी भी हो सकती है, जावा भी हो सकती है, जो भी वो वेब एप्लीकेशन को डिजाइन करने वाले लोगों ने, जो भी डेवलपर्स ने सोची होगी वो लैंग्वेज बनाएंगे। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा, इस प्रोग्राम को रन किया। अब क्या होता है, यहां पे कंपनियों के पास क्या होता है, एक डेटाबेस सर्वर भी होता है। क्या होता है, डेटाबेस सर्वर, ये भी होता है भाई इनके पास। अब ये जो डेटाबेस सर्वर है इसका क्या रोल है भाई, अब एक्चुअली देखो तुम्हें पता है यार, जैसे मान लो अभी कंपनी का जैसे होते, जैसे मान लो फेसबुक है, तो यार फेसबुक के अंदर सिर्फ एक बंदे का रिकॉर्ड थोड़ी ना है। जैसे फेसबुक नाम की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड तो नहीं है, उस फेसबुक वाली वेबसाइट में तो बहुत सारे लोगों का डेटा पड़ा होता है।
तो भाई वो ना उसके लिए क्या कर रखा है उन्होंने, अलग से ही सर्वर सिस्टम रखा हुआ है जहां पे डेटा स्टोर होगा आपका। ठीक है, यानी डेटा स्टोरेज के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक अलग से ही सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब जैसे मान लो इस डेटाबेस सर्वर के अंदर कोई ना कोई इन्होंने क्या कर रखा है, आरडीबी में सॉफ्टवेयर डाल रखा है। ठीक है, बड़े सारे आरडीबी में सॉफ्टवेयर, तो कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाल रखा है, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो है डेटा स्टोरेज होता है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम जो है रन होगा, और सपोज मान लो यहां पे पहले चेक करेगा कि भाई ये जो यूजर नेम बंदे ने दिया है और जो पासवर्ड बंदे ने भेजा है, ये पहले चेक करेगा। मान लो ये यूजर्स का डेटाबेस है, तो वो चेक करेगा कि भाई साहब इस यूजर्स के डेटाबेस में, यानी उस यूजर के टेबल के अंदर ये यूजर की एंट्री है कि नहीं, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अब वो जैसे मान लो चेक करेगा। अच्छा, इसको चेक करने के लिए ये ना क्या करेगा, यहां पे एक एसक्यूएल कमांड होगी, उसको रन करेगा। क्या होगी, एक एसक्यूएल की कमांड होगी, उस कमांड को ये रन करेगा। ठीक है। अच्छा, और ये आरडीबी में सॉफ्टवेयर जो है उसमें पहले चेक होगा यूजर नेम पासवर्ड है कि नहीं। अच्छा, अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड होगा, अगर ये यूजर नेम पासवर्ड अगर उसमें होगा, तो फिर भैया यहां से ओके हो जाएगा। ठीक है, यहां से आंसर आ गया ओके जी। अच्छा, अब इसके बाद मान लो एक और प्रोग्राम होगा जो यूजर का होम पेज जनरेट करेगा। यूजर का क्या करेगा, होम पेज जनरेट करेगा। तो अब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा। अच्छा, ये प्रोग्राम भी जब रन करेंगे तो यार ये भी भैया यहाँ पे आरडीबी में सॉफ्टवेयर जो है यहाँ से यूजर का डेटा निकालेगा, और यूजर का जितना भी डेटा इसके पास आएगा, फिर ये उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, उसी समय एक वेब पेज तैयार कर देगा। ठीक है, यूजर का सारा डेटा लेके उसी समय क्या कर देगा, एक वेब पेज तैयार कर देगा। अच्छा, इसने उसी समय क्यों करा, अब देखो सीधी सी बात ध्यान से सुनो यार। जब भी आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हो। तो अब ये यूजर नेम और पासवर्ड का जो पेज है ये तो ऑलरेडी सबके लिए सेम होता है, तो ये तो पहले से बना बनाया पड़ा हुआ है, तो ये तो खट से यूजर को दे दिया जाता है। लेकिन जब सपोज मान लो कोई बंदा अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिख के एंटर मारता है, तो फेसबुक का सर्वर सारा चेक करता है और उसी समय उसका एक होम पेज रेडी करता है, क्योंकि उसने पहले से उसका होम पेज संभाल के रखा नहीं है। नहीं भाई, उसके पास होम पेज का पूरा एक फॉर्मेट पड़ा हुआ है और उसके डेटाबेस के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है भैया, आप अगर आप जेन्युइन यूजर है तो डेटाबेस में से आपका डेटा उठाएगा और उठा के उस फॉर्मेट में पूरा अरेंज करके उसी समय एक हैंड टू हैंड एक वेब पेज तैयार करता है। और फिर ये वेब पेज जो तैयार होगा, ये तैयार किया गया वेब पेज वापस किसके पास जाएगा, इस वेब सर्वर मशीन के पास, और फिर ये इसका आंसर जो है इस इंटरनेट के माध्यम से किसको भेज देगा, इस यूजर को भेज देगा। ठीक है जी, इस तरह से सारा काम होता है। ठीक जी। ठीक। अच्छा, तो अब ये जो एसक्यूएल इंजेक्शन वाली जो वल्नरेबिलिटी हम पढ़ने की बात करेंगे, तो यानी कि यहां पे यार इसका जो मेन काम कुछ है, एसक्यूएल इंजेक्शन वाली जो वल्नरेबिलिटी है हमारी। अब देखो यार, इस एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के अंदर मेन मकसद क्या है कि यार ये तुम्हारा फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर है। अब देखो इस डेटाबेस सर्वर के अंदर एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर की जब मैंने बात करी थी पिछली बार, तो मैंने बताया, जैसे आपको बताया भी अभी कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर बड़े सारे हैं मार्केट के अंदर। भाई हो सकता है आप आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर माई एसक्यूएल हो, या हो सकता है इस डेटाबेस सर्वर के अंदर एक पोस्टग्री एसक्यूएल नाम का
RDBMS सॉफ्टवेयर हो सकता है इसके अंदर, या मान लो ओरेकल नाम का RDBMS सॉफ्टवेयर हो सकता है। ऐसे बड़े सारे सॉफ्टवेयर होंगे, बहुत सारे हैं, कोई से भी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि भाई साहब ये जितने भी RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, देखो सीधी सी बात है, इन सारे RDBMS सॉफ्टवेयर के अंदर काम कब होगा, जब इंस्ट्रक्शंस इनको दी जाएंगी। ठीक है, क्या दी जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। यानी कि जितने भी RDBMS सॉफ्टवेयर है, इनमें अगर आपको कुछ भी वर्क करवाना है तो वर्क करवाने के लिए क्या करनी पड़ेगी भाई, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना यार। अब फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मान लो ये MS पेंट है, अब इस MS पेंट में मान लो अभी ये नीले रंग से लिखना है, अगर मुझे ये डेटा ब्लैक कलर में लिखना है तो क्या करूंगा भाई, यहां पे जो ब्लैक कलर का ऑप्शन दे रखा, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां पे कलर ब्लैक हो जाएगा, उसके बाद जो मैं लिखूंगा ब्लैक कलर में आएगा ना। तो यानी कि इस सॉफ्टवेयर ने ये जो पेन है इसका कलर कब चेंज किया, जब मैंने वहां पे कलर चेंज करने के ऑप्शन पे क्लिक किया, अपने पसंद के जो कलर पे मैंने जाके क्या करा, क्लिक करा। ठीक है, तब कहीं जाके इसने उसको चेंज किया। ठीक है, यानी कि ये सॉफ्टवेयर भी काम कब कर रहा है, जब भाई मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ना, उसके बिना तो काम नहीं करेगा ना ये। ठीक है, मुझे भाई ब्लैक कलर चाहिए तो अपने आप ही जोड़ ना हो जाएगा, ब्लैक कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। जब तक मैं ब्लैक पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये ब्लैक कलर में चेंज नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भाई कोई भी RDBMS सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ भी काम करना है तो वो काम तभी होगा जब उस काम के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि भाई साहब ये काम कर दो, वो काम कर दो, तभी वो सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड करेगा और वो काम करेगा। अब यार ये इंस्ट्रक्शन कैसे दी जाए, अब देखो इंस्ट्रक्शंस देने के ना हमारे पास दो वेज होते हैं। कोई जो सॉफ्टवेयर होता है उनमें जनरली, जैसे आजकल के टाइम में जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें इंस्ट्रक्शन देने का एक तरीका आता है जिसको हम कहते हैं GUI, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अभी तुम यही देखो MS पेंट है ना हमारे पास, तो यार यहाँ पे कौन सा कलर मुझे लगाना है, उसके लिए यहाँ पे ग्राफिकली सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर पैलेट दे रखा है ना मुझे। यहाँ पे इनमें से जौन सा भी कलर मैं चूज करना चाहूँ मैं चूज कर सकता हूँ। यानी कि इस सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मुझे सॉफ्टवेयर को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने की भाई ये करो, तो उसके लिए यहाँ पे बड़े सारे ग्राफिकल सिंबल्स दे रखे हैं। जौन सा भी मैं काम करना चाहता हूँ उस पर क्लिक कर दूं तो वो वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक माध्यम होता है ग्राफिकल। अच्छा, अब क्या होता है, कई सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम क्या होता है, CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, जब कमांड लाइन, जैसे हम लोगों ने लाइनक्स में काम करते हैं, ठीक है, चाहे रेड हैट में या सपोज मान लो काली में, तो वहां पे हमें CLI इंटरफेस मिलता है। अच्छा, वैसे हम काली का सॉफ्टवेयर खोलते हैं उसमें GUI इंटरफेस भी है हमारे पास, ठीक है, और CLI इंटरफेस भी है। अच्छा, CLI इंटरफेस में होता क्या है कि यहाँ पे आपने जो भी काम करना होता है वो काम आप किसके द्वारा करते हो, कमांड्स लिख लिख के करते हो। करी ना हमने काली के अंदर कमांड्स करी, लाइनक्स के अंदर कमांड करी, तो ऑब्वियसली हम लाइनक्स में काली में हमने सीखा क्या, मेन कमांड सीखा कि भाई ये कमांड चलाओगे तो ये काम होगा। अब जैसे हम लोगों ने पिछली बार लाइनक्स के अंदर मैंने nmap वाली कमांड चलाई, तो यानी कि जब वो nmap का पूरा कमांड में लिख रहा हूँ, पूरी इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ कमांड के द्वारा, एंटर मार रहा हूँ, तभी तो वो काम हो रहा है ना। तो यानी कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है, या इसको हम CUI भी कहते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो भाई इस इंटरफेस में काम करने का मतलब है कि यार यहाँ पे यूजर कमांड देगा और कमांड लिख के काम होगा। अच्छा, अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना MySQL जितने भी हैं, इन सब के अंदर ये कमांड लिखने के लिए एक लैंग्वेज यूज होती है, और भाई उस लैंग्वेज का नाम है SQL। ठीक है, उस लैंग्वेज का नाम क्या है, SQL। अब ध्यान से देखें, जैसा भी इससे पहले जो मैंने चार्ट दिखाया था उसमें मैंने ये बताया ना यार, ये तुम्हारा एक तरह का वेब एप्लीकेशन सर्वर है। अब ये वेब एप्लीकेशन सर्वर में मैंने बोला अलग अलग प्रोग्राम्स डले होंगे। अच्छा, मान लो ये वाले प्रोग्राम को जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, मैंने आपको बोला ना इस प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या लिखी होगी, SQL की कमांड लिखी होगी, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, इस DBMS सॉफ्टवेयर को क्या भेजेगा, इस DBMS सॉफ्टवेयर को SQL की कमांड, यानी SQL नाम की लैंग्वेज में लिखी हुई कमांड भेजेगा। ठीक है, क्या भेजेगा, इसको SQL में लिखी हुई कमांड भेजेगा। और क्योंकि भाई जो भी DBMS सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक ही भाषा को समझता है, वो कौन सी भाषा है, SQL। तो जब इस RDBMS सॉफ्टवेयर के पास SQL लैंग्वेज के अंदर, SQL भाषा के अंदर इंस्ट्रक्शन मिलेगी, तो ये उसको प्रोसेस करेगा और आंसर देगा। ठीक है,
तो यहां हमें समझ में आ गया कि जितने भी आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हैं उन सारे आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में अगर मुझे काम करना है तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन देनी है इनके दो तरीके होते हैं, GUI और CLI। अच्छा, अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है CLI मीडियम से तो इसका मतलब मुझे कमांड लिखनी पड़ेगी। और अच्छा, अब इस कमांड को ना लिखने का जो तरीका है उसके लिए हमें एक लैंग्वेज दे रखी है जिसका नाम है SQL। यानी कि आपको SQL भाषा सीखनी पड़ेगी और उस SQL भाषा के सिंटैक्स उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करनी पड़ेगी, कमांड लिख लिख के देनी पड़ेगी, तभी वहां पे काम होगा। और जैसे मैंने बोला वेब एप्लीकेशन सर्वर के पास अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होती है, ये SQL की कमांड्स ही दे रखी होती है काम करने के लिए। तो जब ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो वो क्या करता है, यही SQL की कमांड्स इस आरडीबीएम सॉफ्टवेयर को भेजता है और ये आरडीबीएम सॉफ्टवेयर SQL की कमांड को समझता है। तो जैसे इसको SQL की कमांड मिलती है उसको प्रोसेस करता है और आपको आंसर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है जी। तो अब हमें समझ में आ गया कि हाँ यार ये SQL एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। अब देखो यार, जो ये SQL है तो एक तरह से मैंने क्या बोला, इट इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। ये क्या है भाई, डेटाबेस लैंग्वेज है। दैट इज used to give instructions to the RDBMS सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। अच्छा, अब यार ये जो SQL के अंदर जो कमांड्स हैं, ठीक है, ये कमांड्स ना बड़ी अलग अलग कैटेगरीज की कमांड्स होती हैं। जैसे सपोज मान लो इसमें एक कैटेगरी है DDL कमांड, इसके अंदर एक कैटेगरी है DML कमांड, इसके अंदर एक कैटेगरी है DQL कमांड, इसके अंदर एक कैटेगरी है TCL कमांड्स, इसके अंदर एक कैटेगरी आती है SCL कमांड। ठीक है, एक और कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं DCL। तो ये जैसे इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, जैसे DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब TCL होता है हमारा ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, SCL होता है हमारा सेशन कंट्रोल लैंग्वेज। DCL होता हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये अलग अलग लैंग्वेजेस कैटेगरीज हैं, यानी SQL की जो कमांड्स उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे बड़ी सारी कमांड्स होती हैं हमारे, लेकिन हमें ना हम इसमें से ना जो जिस कैटेगरी को अभी फिलहाल पढ़ेंगे, एक है DML कैटेगरी और एक DQL, बस ये दो कैटेगरी को देखेंगे क्योंकि कमांड्स बहुत सारी, बट अभी हमारे मतलब कि यहीं पे कमांड आएगी। अब जो ये DDL कैटेगरी है, DML कैटेगरी ना, इसके अंदर एक कमांड होती है इंसर्ट, एक कमांड होती है इसके अंदर अपडेट और एक कमांड होती है इसके अंदर डिलीट। ठीक है, और DQL के अंदर एक कमांड होती है जिसका नाम है सेलेक्ट। ठीक है, तो अभी बाकी कैटेगरीज को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि अभी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं आएगा, बट हाँ इन कैटेगरीज को हम टच करेंगे क्योंकि भाई ये हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि आगे हमें जब SQL इंजेक्शन को करना है तो मुझे इन क्वेरीज का ज्ञान होना चाहिए, तभी मैं कुछ वहां पे काम कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन इन कमांड्स को देखते हैं। पहली कमांड मेरे पास है जिसका नाम है इंसर्ट कमांड। अब इसको ऐसा कुछ समझते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे
मेरे पास ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है आरडीबी में सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आरडीबी में सॉफ्टवेयर मेरे पास ये अवेलेबल है। अच्छा यार, ये जो आरडीबी में सॉफ्टवेयर यहाँ अवेलेबल है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, डेटा स्टोरेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करना है मुझे। अच्छा, इस टेबल के अंदर जैसे मान लो ठीक है, यहां पे मैं ले लेता हूं इस टेबल में मान लो ये हेडिंग्स हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय का कोड नंबर, ई नेम मतलब एम्प्लॉय का नाम, और ई सेल मतलब एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। अच्छा, मान लो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मान लो 101, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अनिल, और सैलरी मान लो 6500। एक और ले लेते हैं 102, यहाँ पे नाम ले लिया हमने पूजा, और सैलरी मान लो 7000, ठीक है। ये मान लो इस आरडीबी में सॉफ्टवेयर के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे इंसर्ट कमांड जो होती है, इसका रोल क्या है, देखो, दिस कमांड is used to insert record in a table, यानी कि एक टेबल ऑलरेडी बना बनाया है, उस बने बनाए टेबल के अंदर अगर मुझे मान लो कोई डेटा डालना है, तो उसके लिए मैं भाई इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? मैं इस्तेमाल कर सकता हूं अपना ये, ठीक है, मैं इस्तेमाल कर सकता हूं इंसर्ट कमांड का, अगर मुझे टेबल में डेटा डालना है तो। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं भाई कि टेबल में डेटा डालना है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड चलाएंगे। अभी इंसर्ट कमांड को चलाते कैसे, मतलब ये इंसर्ट कमांड का क्या हिसाब किताब है भाई, इसको चलाना कैसे हमने यहाँ पे, तो देखो, अब मेरे को समझ में आ गया, वो टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूं। मैं इस टेबल के अंदर क्या करना चाहता हूं भाई लोगों, एक नया रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर एंटर करना चाहता हूं, ठीक है। और जो नया रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर मैं एंटर करूंगा, उसके अंदर मैं कुछ जैसे कुछ भी डेटा डलवाना चाहता हूं मुझे, तो देखो उसके लिए, उस काम के लिए मेरे पास कमांड क्या है, ठीक है। अगर मैं डेटा डलवाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कमांड क्या है। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा उसको। कमांड बड़ी सिंपल है, आपको कमांड होती है इंसर्ट, फिर लिखा होता है इनटू। अच्छा, अब ये टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय ना, तो इंसर्ट इनटू, मुझे क्या इसके बाद मुझे लिखना होगा, इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम जो कि क्या है हमारा, एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद अब इस टेबल के लिए जो भी वैल्यू देनी है वो डालेंगे। जैसे मान लो मैं एक नई वैल्यू डालना चाहता हूँ 103। अच्छा, इसमें जो इंटीजर वैल्यूज है वो ऐसे लिखोगे, जो कैरेक्टर वैल्यूज है, जैसे मान लो पूजा है, कैरेक्टर वैल्यू है। अब सपोज मान लो मुझे सुनील नाम देना है, तो वो कोट्स में आएगा आपका, चाहे वो सिंगल कोट्स हो या डबल कोट हो, कॉमा, और जो उसकी सैलरी है, मान लो इसकी सैलरी है 6900 रुपये, तो ये ऐसे लिखूंगा मैं बस। और जैसे मैं ये क्वेरी लिख के एंटर मारूंगा, तो क्या होगा, इस टेबल के अंदर एक नया रो आ जाएगा, और उस रो के अंदर 103 सुनील और 6900 ये रिकॉर्ड उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इंसर्ट कमांड इस तरह से काम करती है हमारी। इंसर्ट के बाद जो दूसरी कमांड हमें ध्यान देने वाली है, वो है हमारी अपडेट की कमांड। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जितने भी इंप्लॉइज हैं, इन सब की सैलरी में 1000 रुपए इंक्रीज करना है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूं, टू इंक्रीज सैलरी ऑफ
ऑल एम्प्लॉयज बाय 1000 रुपए से मैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी को बढ़ाना चाहता हूं। तो देखो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पे कमांड होगी मेरी अपडेट। किसको अपडेट करना है, एम्प्लॉय वाले टेबल को, तो मैंने लिखा अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है अपडेशन में, तो मैंने लिखा जी सेट कर दूं। सेट क्या कर दूं यार, इसके अंदर ये जो ई सेल वाली जो कॉलम है इसमें सबके में 1000 रुपए ऐड करने ना, तो मैंने बोला यार ई सेल वाली कॉलम की अंदर आप एक नई वैल्यू सेट करोगे, वो क्या होगा, ई सेल यानी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस 1000। और ये लिख के जैसे मैं एंटर मारूंगा इस सब की सैलरी 1000 रुपए बढ़ जाएगी। जैसे इसकी 6500 है तो 7500 हो जाएगी, इसकी 7000 है तो इसकी 8000 हो जाएगी, इसकी 6900 है तो इसकी 7900 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से सारे लोगों की सैलरी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो ये हमारा अपडेट का प्रोसीजर है कि ऐसे ये अपडेट कर देगा हमारे लिए। तो कंट्रोल कॉपी पेस्ट 5 नंबर। ठीक है जी, अच्छा अब सपोज मान लो क्या होता है कि यार ये तो मैंने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया यहां पे। ठीक है, अब एक मिनट रुको। अब मैं कहता हूं कि मुझे सिर्फ 102 नंबर वाला जो रिकॉर्ड है ना, सिर्फ इसी की सैलरी में 1000 रुपए बढ़ाने। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास केस क्या आ गया, अपडेट स्पेसिफिक, यानी मुझे सारे लोगों के रिकॉर्ड नहीं बढ़ाने, मुझे जैसे मान लो इन लोगों जिनकी सैलरी ये 1000 रुपए दिख रही है, सिर्फ इनके रिकॉर्ड बढ़ाने, बस इनकी सैलरी बढ़ानी है। तो देखो सिंपल प्रोग्राम में उसके लिए क्या लिखूंगा, अपडेट टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद मैंने करा सेट, सैलरी को सेट करना है। क्या करना है, सैलरी में जो भी एग्जिस्टिंग सैलरी है प्लस 1000 कर दो। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला, जिसका एम्प्लॉय कोड 102 है सिर्फ उसमें करना है। तो जब ये स्पेसिफिक वाले काम करने हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, वेयर, और वेयर के साथ क्या लिख देते हैं, कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि भैया जहां पे एम्प्लॉय कोड की वैल्यू किसके बराबर हो, 102 के बराबर हो। तो ये क्या करेगा, जिसकी 102 के बराबर होगी उसकी सैलरी को ये 1000 रुपए इंक्रीज कर देगा। यानी कि इस बार क्या होगा, इन सब की सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि यार ये जो है 102 सिर्फ इसकी सैलरी बढ़ेगी और इसकी सैलरी 9000 हो जाएगी, बाकी किसी की नहीं होगी। ठीक है, उसी के अलावा एक तीसरा यहां पे इंपॉर्टेंट दे रखा है जिसका नाम है डिलीट। अब डिलीट क्या होता है, रिकॉर्ड को हटाने के लिए होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं मुझे पूरा टेबल खाली कर देना है, तो मैं लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, बस। तो ये क्या करेगा, एम्प्लॉय टेबल पूरा डिलीट कर देगा, मतलब टेबल तो रहेगा लेकिन उसके अंदर रिकॉर्ड सारे हट जाएंगे। यानी ये जितने भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये 101 102 1, ये सारा हट जाएगा, खाली रहेगा बिल्कुल टेबल। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड हटाने हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कल को मैं कहता हूं यार 103 का रिकॉर्ड हटा दो, तो बस उसके लिए क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहां पे फिर अगर 100 जब भी कंडीशन आपको लगानी है, आपको वेयर के द्वारा ही कंडीशन लगाओगे। मान लो वेयर ई कोड इज इक्वल टू 103, ये डिलीट कर दी मैंने। तो इससे क्या होगा, सिर्फ ये बंदे का रिकॉर्ड जो है ना ये डिलीट होगा, सुनील का, बस बाकी सबका डेटा यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। तो ये हमारी कौन सी कमांड है, डिलीट कमांड है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे 3 कमांड्स जो देख ली हैं यहाँ पे, और 3 कमांड्स कौन सी है एसक्यूएल की, एक इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो फिलहाल चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो बाकी की जो इसकी कमांड्स होती है, सेलेक्ट कमांड, उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद एसक्यूएल इंजेक्शन से रिलेटेड काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कमांड्स का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए पहले हमें कमांड थोड़ी समझनी जरूरी है ताकि हम उसको काम कर सकें। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।